हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है जो अपना डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हिंदी में लिखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम ऐसा क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में जैसा आप देख सकते हैं, हम निबंधों का प्रारूप यानी कि हमें जो निबंध है लिखने हैं, हम उनका क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, क्या प्रारूप, क्या आपको दिमाग में रखना चाहिए जब आप वो लिखेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस और हेडलाइंस यानी महत्वपूर्ण वाक्य और शीर्षक कि आप कैसे शीर्षक जो हैं, जो बहुत कैची लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा जो इवैल्यूएटर हैं, वो आप उनका ध्यान कैसे अपनी तरफ आप आकर्षित कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आज हम पढ़ने वाले हैं अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप, यानी जो आप अपने सगे संबंधियों या मित्रों को आप पत्र लिखते हैं, उनका फॉर्मेट यानी प्रारूप कैसा होना चाहिए, आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम पढ़ने वाले हैं औपचारिक पत्रों का प्रारूप, यानी अगर आप किसी कार्यालय में यानी ऑफिस में अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो आपका प्रारूप कैसा होना चाहिए पत्र का। और हम पढ़ने वाले हैं संपादकीय पत्रों का प्रारूप, यानी अगर आप लेटर टू एडिटर यानी अगर आप किसी न्यूज़पेपर समाचार पत्र के संपादक को अगर आप एक पत्र लिखेंगे तो उसका प्रारूप कैसा होना चाहिए। और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं प्रार्थना पत्रों का प्रारूप। जैसे बहुत अब कई बार से प्रार्थना पत्र भी आ जाते हैं, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रार्थना पत्रों का प्रारूप। तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं निबंधों के प्रारूप के बारे में। जब भी आप निबंध लिखते हैं तो आप ध्यान देंगे, आपको टोटल 3 भागों में अपने निबंध को बांटना है। आप पैराग्राफ कई सारे बना सकते हैं, लेकिन आपके निबंध में मेन ये 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला है प्रस्तावना या भूमिका, यानी आपको जो भी टॉपिक दिया गया है, आपको जो भी विषय दिया गया है ऐसे लिखने के लिए, सबसे पहले आपको उसकी प्रस्तावना देनी पड़ती है, यानी आपको उसको उसके बारे में बताना पड़ेगा ये चीज़ है क्या। इस चीज़ के बारे में आपको उस चीज़ को, उस विषय को पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसकी भूमिका आपको लिखनी होगी। दूसरी चीज़ है विषय विस्तार। विषय विस्तार का मतलब क्या है कि आपको बताना है उस विषय के बारे में, उस पूरा विस्तार पूर्वक आपको उसको एक्सप्लेन करना है। इसमें आप क्या क्या चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं, उसके कारण, यानी वो जो भी विषय है वो किस कारणों से हो रहा है, उसका प्रभाव, यानी जो भी वो चीज़ है उसके क्या क्या प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर पड़ रहे हैं, वो किस तरीके से हमें प्रभावित करती है। और आप इसमें डाल सकते हैं उसके उपाय, यानी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं और किन किन उपायों से हम उसको उस चीज़ को सुधार सकते हैं। तो आप इस चीज़ में ये 3 चीज़ें डाल सकते हैं और आप पैराग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप निबंध लिखें उसके अंदर हेडलाइंस या हेडिंग नहीं दें हर पैराग्राफ की, आप पॉइंट्स नहीं बनाएं, आप पैराग्राफ बनाएं। आप उसके लिए आपका एक जो पैराग्राफ है वो आप प्रस्तावना का दे सकते हैं। अगर आपका कुछ विषय इस तरीके का है कि आप उसके अंदर ये 3 कारण बता सकते हैं, तो आप ये 3 आप ये प्रभाव, आप अगर इनमें से पैराग्राफ बनाना चाहें आप उसके लिए बना सकते हैं। और लास्ट में आपको जो निबंध को एंड करना है, जो आपको ख़त्म करना है, आपको देना है उपसंहार, यानी आपको उस निबंध को एक एंडिंग देनी है। और आप इस बात का ध्यान रखें, अगर हो सके तो कोशिश कीजिएगा कि जितने भी निबंध हैं, जो भी टॉपिक है, आप उसे एक अच्छे एंड पे ख़त्म करें, यानी पॉजिटिव एंड पे ख़त्म करें। तो ये है आपका उपसंहार। आप इसके अंदर बहुत सारी कुछ भी मुहावरे या कुछ पंक्तियाँ, कुछ दोहे आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो उपसंहार है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, इवैल्यूएटर आपको नंबर दे। तो ये है आपका निबंध के टोटल 3 अंग। आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और आपके लिए एक हम वीडियो बना देंगे जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर हम आपको थोड़ा सा प्रारूप दे दें कि आपके लिए कैसा आपको लिखना चाहिए। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण वाक्य और शीर्षक। ये कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनको आप शीर्षकों की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप बीच में, आप निबंध के बीच में उनका विस्तार करते वक्त या उपसंहार में आप इनको कोटेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये PDF मिल जाएगी, तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी लाइन है जैसे आप देख सकते हैं।
जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी, आपके लिए बहुत काम की हैं ये सारी लाइन्स। तो अभी मैं आपको कुछ लाइन्स दिखाना चाहूँगी, आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि नाम इस सत्य के साक्षी हैं कि कर्तव्य परायण लोगों ने समय की धारा को मोड़ दिया है। तो ये आप सिर्फ यहाँ पे अगर कर्तव्य के बारे में कुछ भी आता है, आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप लगातार मेहनत अगर करते रहें तो आप किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में बदलाव लाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर कर्तव्य परायण, या आप कर्तव्य परायण की जगह किसी और आपकी किसी क्वालिटी पे अगर निबंध आ जाता है तो आप इस कर्तव्य परायण की जगह आप वो क्वालिटी, आप वो चीज़, आप वो विषय आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप इन्हें लिखेंगे अपनी कॉपी में, अगर आप टेलीग्राम से भी आप PDF से भी पढ़ने वाले हैं, तो आप यहाँ पे अंडरलाइन करके रखिए, क्योंकि आपको पता लगेगा कि ये लाइन सिर्फ आप कर्तव्य परायण या कर्तव्य के बारे में जब आता है आप तब नहीं लिखेंगे, आप इस लाइन को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर आपका जो विषय है वो कुछ इस चीज़ से रिलेटेड हो। अगली लाइनों में हम बात करते हैं ओलंपिक खेलों में। ये लाइन जो है ये ज़रूरी नहीं है कि आप ओलंपिक खेलों के लिए यूज़ करें, ये आप किसी भी खेल, अगर खेलों के ऊपर आता है तो ये खेलों के लिए आप ये लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये लाइन है, ओलंपिक खेलों में महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि उनमें भाग लेना है। तो ये नॉर्मल आप खेलों में भी आप इसको डाल सकते हैं कि खेलों में जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, उनमें भाग लेना महत्वपूर्ण है। जीवन में आवश्यक तथ्य है विजय पाना नहीं है, अपितु अच्छी तरह जमकर संघर्ष करना है। और ये आप देख लीजिए, आप इसको संघर्ष के उसमें अगर यूज़ करना चाहें तो आप ये खेल वाला भाग हटा के आप सिर्फ अगली लाइन यूज़ कर सकते हैं कि जीवन के अंदर जो आवश्यक तथ्य है वो विजय पाना नहीं है बल्कि उस चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए संघर्ष करना है। अगला, सूचना को समाज के विकास का मूल स्रोत कहा जा सकता है। अगर समाज का विकास हो रहा है, आपके पास कोई ऐसा विषय आया है, कोई भी ऐसा विषय जिससे समाज का विकास हो रहा है, जैसे विज्ञान है, तो आप विज्ञान को समाज के विकास का मूल स्रोत कह सकते हैं। सूचना है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना और जो आपकी तकनीक है, अगर वो चीज़ आती है आप वो भी सूचना की जगह डाल सकते हैं। तो ये कुछ लाइनें ऐसी हैं जहां पर आप कुछ शब्दों को चेंज करके आप इन्हें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आप इन्हें अपने हिसाब से बदल सकते हैं। पर्वतीय संपदा के संरक्षण से न केवल पर्वतीय क्षेत्रों का विकास होगा अपितु पूरी मानव जाति का इससे चहुमुखी विकास होगा। देखिए, ये एक ऐसी लाइन है जो अभी पर्वतीय संपदा, यानी कि जब आप अपनी प्रकृति को, जो पर्वतीय जो क्षेत्र है, जब आप उनका संरक्षण करते हैं, आप उसके लिए यहाँ पर यूज होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप इसे हर उस जगह यूज कर सकते हैं जहाँ पर किसी भी चीज़ का संरक्षण हो। आपको बस कुछ शब्द जो है वो बदलने हैं। अगर कुछ जानवरों के संरक्षण की बात होती है, आप वहाँ पे इस लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ पर्वतीय क्षेत्रों का है, आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रकृति का कुछ संरक्षण का है, आप इसको वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये लाइन जो है आप यूज़ कर सकते हैं उपसंहार में, क्योंकि जैसा मैं आपको बता भी रही थी, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि आप कोशिश कीजिए कि जितने आपके निबंध हैं आप उसे एक पॉजिटिव एंड पे ख़त्म करें। तो ये पॉजिटिव एंड पे ख़त्म है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई भी किसी भी चीज़ की जो संख्या है वो कम हो रही है, किसी जानवर की संख्या कम हो रही है, या जो प्रकृति है वो दिन के दिन जो है मानव उसको ख़त्म कर रहा है, तो आप उसमें लिख सकते हैं। आप उसके कारण बताएंगे, आप उसके प्रभाव बताएंगे, लेकिन आप लास्ट में अगर आप ऐसे लाइन से, ऐसे वाक्य से अगर आप एंडिंग करते हैं तो ये पॉजिटिव एंड कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर आपने बता दिया है कि अगर आप संरक्षण नहीं करोगे तो इससे हमारा विकास नहीं होगा, इससे मानव का विकास नहीं होगा, लेकिन अगर आप संरक्षण करोगे तो इससे मानव का विकास है। तो ये एक बहुत ज़रूरी लाइन है। पेड़ पौधे और हम, यानी कि मानव, एक ही प्रकृति के दो विविध रूप हैं। तो आप अगर कभी भी प्रकृति या जानवरों के ऊपर आए, यानी अगर कोई सामाजिक विषय आए, तो आप वहाँ पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं कि पेड़ पौधे और हम दोनों ही प्रकृति के दो भाग हैं, दोनों ही जीवित हैं, दोनों ही चेतन हैं। यहाँ पे आपने कंपैरिजन कर दिया, लेकिन आपके पास ये पॉइंट है कि आप इसी को ही आप सकारात्मक वे में यूज़ कर सकते हो और इसी को ही नकारात्मक, यानी इसी को ही आप पॉजिटिव बना सकते हो, इसी को ही नेगेटिव बना सकते हो। पॉजिटिव में आप रख सकते हैं कि जब हम दोनों ही एक प्रकृति के रूप हैं तो हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए,
और अगर आपको इसको नेगेटिव वे में दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं कि दोनों प्रकृति के रूप हैं, लेकिन फिर भी एक रूप ने दूसरे रूप की जो कंडीशन है, जो उनकी जो सिचुएशन है, वो उसको बदहाल कर दिया है। अगली स्लाइड पर जाते हैं। 21वीं सदी शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति लेकर आएगी। आप ये देख सकते हैं, सेम ये भी वैसी लाइन है। आप शिक्षा के लिए कह सकते हो या आप विज्ञान के उसमें कह सकते हो, आपको जिस भी चीज़ में आए, जिसमें आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा उसमें विकास होने की संभावना है, तो आप वहाँ पर शिक्षा की जगह आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। जितने बाकी सेंटेंस है आप ये ज़रूर पढ़ के देखिएगा, क्योंकि आप ये एक से कई ज़्यादा विषय में, एक से कई ज़्यादा टॉपिक पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक बार पढ़ के देखिएगा। अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं, अगर जो टॉपिक आता है, जो विषय आता है, वो नारी के ऊपर आता है कि पॉलिटिक्स में जो है उसमें क्या रोल है, या फिर आपका पहले के मुकाबले अब जो नारी की स्थिति है वो कैसे चेंज हो गई। अगर नारी के ऊपर कुछ भी आता है तो आप ये लाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की शिक्षित नारी में धैर्य है, साहस है, तेजस्विता है, धन कमाने की क्षमता है, स्वावलंबी जीवन जीने की योग्यता है। तो आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्राकृतिक वस्तुओं के अत्यधिक दोहन के परिणाम स्वरूप प्रकृति कुपित होकर अपना विनाशकारी रूप दिखाती है। ये आप हर उस जगह यूज कर सकते हैं जहां पे आपको दिख रहा है कि मानव के काम की वजह से, हमारी हरकतों की वजह से कोई भी चीज़ खराब हुई है, चाहे वो प्रकृति हो। अगर मैं बात करूं कोविड की या कोरोना वायरस की, तो वो भी इसीलिए है क्योंकि हमने जो प्रकृति के बनाए हुए नियम हैं हमने उनको तोड़ा है। हम जानवरों को, जैसे ये चाइना से शुरुआत हुई है और जैसा कहा गया है कि ये बैट को खाने की वजह से हुआ है, तो जानवरों का हम जानवरों को खा रहे हैं, यानी प्रकृति के नियम हम तोड़ रहे हैं। तो उस चीज़ आप कहीं से भी लिंक कर सकते हैं इस लाइन को। आज का युग विज्ञान का युग है। आप विज्ञान की जगह सूचना या फिर सामाजिक मीडिया यानी सोशल मीडिया, आप कुछ भी यहाँ पर वर्ड डाल सकते हैं। जब भी आज का युग प्रदूषण का युग है, आप ये भी कर सकते हैं अगर प्रदूषण आया तो इस लाइन को भी आप हर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस लाइन से आप स्टार्ट भी कर सकते हैं अपना कोई भी जो ऐसे है, आप जो प्रस्तावना देते हैं आप वहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है, आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। अगर मान लो विषय आता है कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा, आज के युग में कितनी ज़्यादा बढ़ गई है प्रतिस्पर्धा, तो आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। समय रहते, ये है जो आप उपसंहार में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक पहले लाइन बताई थी, आप उसको उपसंहार में यूज़ कर सकते थे। ये इसी तरीके से ये एक और लाइन है जो आप उपसंहार में ही यूज़ कर सकते हैं। समय रहते यदि हमने इस और में मतलब जो भी आपका विषय होगा, इस और ध्यान न दिया तो हमारी भावी पीढ़ी कभी भी अपना स्वस्थ जीवन बिता नहीं पाएगी। तो ये एक ऐसी लाइन है जो आप उपसंहार में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका विषय जो है वो नेगेटिव हो यानी नकारात्मक हो, अगर आपका विषय नेगेटिव हो आप तब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी चेंज लाकर आप यहाँ से लाइंस को थोड़ा बहुत चेंज करके आप अपना पूरा जो निबंध है वो आप बना सकते हैं। किसी राष्ट्र की संकल्पना 3 बातों से पूरी होती है: भूमि पर बसने वाले जन और वहाँ की संस्कृति। देखिए, अगर आपके पास 3 विषय आते हैं, कुछ भी विषय है आपका भूमि से रिलेटेड, जैसे जो भूमि है, मान लो आपसे कह दिया गया कि उसकी जो उपजाऊ शक्ति है, उपजाऊ क्षमता है, वो खराब हो रही है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे मानव ने भूमि का जो हमारे पास एक संसाधन था, हमने उसको खराब कर दिया। आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। भूमि पर बसने वाले जन, अगर कुछ भी लोगों के बारे में आता है, क्योंकि एक जगह पे रहने वाले लोगों के बारे में, जैसे अगर भारत के बारे में हम बात करें, अगर भारत का टॉपिक आता है तो आप ये लाइन लिख सकते हैं। और ये लाइन लिखने से क्या होगा, आपको 3 चीज़ें एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा। आपको 3 पॉइंट मिलेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। आप अपना जो ऐसे है वो प्रॉपर बना सकते हैं। भूमि
भूमि पर बसने वाले लोग और वहाँ की संस्कृति। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक टॉपिक आता है, वहाँ मान लो भारतीय संस्कृति की बात करें, तो आप ये लाइन लिख के फिर संस्कृति का टॉपिक उठा सकते हैं। तो ये एक ऐसी लाइन है। मानव एक कल्पनाशील, विचारवान एवं महत्वाकांक्षी प्राणी है। अगर मानव के बारे में कुछ भी आता है कि कैसे वो अपने जीवन को उसने बदल लिया है, या कैसे वो आविष्कार पे आविष्कार कर रहा है, या कैसे आज की जो युग है उसके अंदर कितना ज़्यादा खर्चा होने लगा है, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप इस सेंटेंस को आप इसको दोनों सेंस में यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो कुछ लाइंस ऐसी हैं इस स्लाइड में जो आपको दिख जाएंगी। इस वीडियो में बहुत सारी लाइंस आपको ऐसी देखने को मिलेंगी, जब आप पूरी पढ़ेंगे, जो आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आप यूज कर सकते हैं। और ऐसी जो वाक्य हैं वो आप यकीन मानिए निबंध लिखते वक्त बहुत जरूरी होते हैं। ये कुछ जैसे कोटेशंस होती हैं इंग्लिश में, ये कुछ इसी टाइप की लाइंस हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावा झूठा और ये आंकड़े किताबी हैं। अगर आपको टॉपिक आ जाए कुछ भी जिसमें दिखाया कुछ जाता है और होता कुछ है, आप भ्रष्टाचार के मामले में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लोकतंत्र का कुछ आपको नकारात्मक प्रभाव दिखाना है तो आप वो दिखा सकते हैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावा झूठा और ये आंकड़े किताबी है। ये बहुत अच्छा एक कोटेशन है जो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने कुछ कहा है और आपको वो चीज़ लिखनी है, तो आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने सही कहा है, या कि किसी महान आदमी ने ये सही कहा है। लेकिन उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं प्रसंगवश यह पंक्तियां याद आती हैं, या प्रसंगवश महात्मा गांधी जी की यह पंक्तियां याद आती हैं। तो आप इस तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला, अगर आज के समय को गति का युग कहे तो गलत ना होगा। हर चीज में गति है। सोशल मीडिया ने पूरे विश्व को बदल कर रख दिया है। यानी आप ये सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सोशल मीडिया की जगह तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो तकनीक ने पूरे विश्व को बदल कर रख दिया है। अगर सूचना की बात करें तो सूचनाओं ने पूरे विश्व को बदल कर रख दिया है। तो ये ऐसी लाइन है ये भी जहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कहते हैं आवाज में एक ताकत होती है। सोशल मीडिया के माध्यम से युवा तक हर चीज की पहुंच सुनिश्चित हुई है। यानी सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों की जो पहुंच है वो हर चीज तक बिल्कुल हमें गारंटी मिल गई है कि हम हर चीज तक हमारा जो पहुंचना है वो बहुत आसान है। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। ये कबीर जी का दोहा है जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोल दिया है कि अगर आपको कहीं भी डर के लिए कुछ अगर आपको लिखना है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब भी यही है कि जो डरते नहीं है डूबने से, वो गहरे पानी में भी कुछ ना कुछ खोज कर ही लाते हैं। लेकिन जो डरते हैं वो किनारे बैठकर अपना समय बर्बाद करते हैं, वो कुछ नहीं करते। तो यहाँ पे अगर कहीं पर भी किसी भी चीज़ के से डर का कुछ भी रिलेशन आपका आया, डर के ऊपर कोई भी टॉपिक आया कि आज के जीवन में रिस्क लेने से डरते हैं, जो संभावनाएं हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम उनसे डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, तो आप हर जगह वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ये कुछ लाइन है जो आप शीर्षक के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको विस्तार करते वक्त या प्रस्तावना में या उपसंहार में अगर आपको कुछ कोटेशन डालनी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये बाकी जितनी भी लाइंस हैं ये सारी आपको पीडीएफ के रूप में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्रों की। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो आप अपने माता पिता, आप अपने सगे संबंधी, आप अपने मित्र,
आप इन सबको लिखते हैं। तो इस आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आपको फॉर्मेट का ध्यान पूरा रखना है क्योंकि फॉर्मेट पे बहुत ज्यादा नंबर कट होते हैं। तो आपका जो फॉर्मेट है वो कैसा रहेगा आप हमेशा ध्यान रखिए। देखिए, मैं आपको इसकी वीडियो के अंत तक एक पहचान भी बता दूंगी जिससे आपको याद करने में आसानी होगी, लेकिन पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप 2 से 3 लाइनों में आप अपना पता लिखेंगे, उसके बाद आपकी दिनांक, लेकिन आपको ये हेडिंग नहीं डालनी है, आपको सीधा पता लिखना है। 1 लाइन के बाद आपको सीधा दिन जो है, अगर मान लो 9 जनवरी है तो 9 जनवरी 2022 आपको ये डालना है, तो आपको ये हेडिंग नहीं डालनी है। इसके बाद आप देंगे संबोधन, यानी अगर आप जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं आप उसका नाम, जैसे प्रिय मित्र या भाई या बहन या बेटा या पुत्र या कुछ भी, यानी आप जिनको भी पत्र लिख रहे हैं वो संबोधन आएगा। बहुत प्यार, आप यहाँ पे प्रेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम पत्र लिखते थे तो हम एक ग्रीटिंग देते हैं, या हम अगर फोन पे बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो इस तरीके से इसके अंदर भी हम एक ग्रीटिंग देंगे। यहाँ से यहाँ पे आता है मेन विषय, यानी जिस बारे में पत्र लिखा जा रहा है, जो भी आपको दिया गया है आप वहाँ पर लिखेंगे कि आपका पत्र पाकर बहुत खुशी हुई, या आपके कुछ भी अगर रिजल्ट के बारे में है तो आपका रिजल्ट पता लगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जो है वो विषय आ जाएगा। और जैसा मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपके लिए एक वीडियो बना दी जाएगी जिसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इनका जो प्रॉपर एक लिखा हुआ फॉर्मेट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद आपका आता है यहाँ पे एंडिंग, यानी आपको पत्र का अंत करना है। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप अपने लिए जो संबोधन होगा, अगर आप अपनी बहन को लिख रहे हैं तो तुम्हारा भाई, अपने भाई को लिख रहे हैं तो भी तुम्हारा भाई, अपनी माता को लिख रहे हैं तो तुम्हारा बेटा। तो इस तरीके से आपका बेटा, आप यहाँ पे अपने लिए जो लिखा जाता है, तुम्हारा मित्र या भाई या बहन या पिता या माता, और उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा नाम। तो इसका जो फॉर्मेट है वो बहुत आसान है। आपको अपना पता लिखना है। आप हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आप किन्हीं ऐसे को पत्र लिख रहे हो जो आपको जानता है, जिनको आप जानते हो, आप उनका पता नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ अपना पता देंगे, आप दिन लिखेंगे और उसके बाद आप संबोधन देके अपना पत्र शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ का पता चलना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसके अंदर सिर्फ अपना पता देंगे। ये थे अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप, इनको इंग्लिश में बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। अब हम बात करते हैं कार्यालयी या फिर व्यावसायिक, या हम बात करें जिनको बोलते हैं औपचारिक पत्र, यानी ये वो हैं जो आप फॉर्मली लिखते हैं, यानी आप किसी भी कार्यालय को लिख रहे हैं या आप किसी ना किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं। अथॉरिटी का मतलब जैसे थाना अध्यक्ष को लिख रहे हैं या फिर कहीं पुलिस अधिकारी को लिख रहे हैं, तो ये आप किसी ना किसी कार्यालय में या किसी अध्यक्ष को या किसी अधिकारी को लिखते हैं। तो इसके अंदर जो आपका फॉर्मेट है वो बिल्कुल पहले जैसा है, बस इसके अंदर पहले अपना पता लिखेंगे आप। अपना पता का मतलब जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको अपने पास से कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पता वो लिखना है जो आपके क्वेश्चन में आएगा। और एक और बात जो मैं आपसे बोलना चाहूँगी, जितने बच्चे हिंदी में लिखने वाले हैं तो वो ये बिल्कुल नहीं सोचें कि इंग्लिश वाली हम क्यों पढ़ें या इंग्लिश वाली वीडियो हम क्यों देखें, क्योंकि जब मैंने इंग्लिश में वीडियो समझाई है, बहुत सारी उसमें लाइन्स ऐसी हैं जो आप अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि मैंने प्रॉपर हिंदी में समझाया है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसी तरीके से जितने इंग्लिश में लिखने वाले बच्चे हैं वो भी ये ज़रूर देखें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ दोनों से समझने को मिलेगा। मैंने दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले आप वही अपना पता लिखेंगे, फिर आपकी डेट आएगी, उसके बाद आएगा जहाँ पे आपने पता, जिनको आपने पत्र लिख रहे हो उनका नाम और पता। तो ये फ़र्क है लेटर्स में, जो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक, जब आप अपने सगे संबंधियों को आप पत्र लिख रहे हैं तो आप उनका जो पता है वो नहीं लिखेंगे। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आप उनको पत्र भेज रहे हैं तो आपको तो उनका पता ही है, आपको नहीं लिखना है। इस तरीके से जो आपका अनौपचारिक पत्र, जो औपचारिक पत्र हैं, जो आप अधिकारी को लिखते हैं या कार्यालय में लिखते हैं, इसमें आपको अपना पता लिखना होगा, दिनांक, और फिर उनका पता लिखना होगा जिनको आप भेज रहे हैं। उसके बाद विषय,
किस चीज़ के लिए आप एक पत्र जो लिखा जा रहा है वो किस चीज़ की वजह से, उसका कारण क्या है, आप वो लिखेंगे। उसके बाद आप संबोधन देंगे, महोदय, महोदया या फिर मान्यवर, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा आपका पूरा पत्र का विषय, यानी जो भी आपको बोला गया है, जिस भी चीज़ के वजह से, जिस भी चीज़ के कारण के लिए आपको पत्र लिखना है, आप पूरा डिस्क्राइब करेंगे। इसका फॉर्मेट आपको एक लिखा हुआ आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद, भवदीय, और यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि फॉर्मेट को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फॉर्मेट ना मिलने पर इवैल्यूएटर के पास फेयर चांस है कि वो आपके नंबर काट सकता है। तो फॉर्मेट का ध्यान रखें, पहले अपना पता, फिर दिनांक, उसके बाद जिसको आप भेज रहे हो उनका पता, विषय, और आगे आप अपना पूरा लेटर लिखेंगे। अब हम बात करते हैं संपादकीय पत्रों का प्रारूप। संपादकीय पत्र कौन से होते हैं? जब आप लोगों का ध्यान जब आप लोगों का ध्यान किसी समाचार पत्र के माध्यम से या फिर किसी मैगजीन यानी जो पत्रिकाएं होती हैं उनके माध्यम से लोगों का ध्यान, या फिर जो भी आपकी अधिकारियां हैं, जो अधिकारी हैं, जो रिलेटेड अधिकारी हैं, उनका ध्यान आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो, तो संपादकीय पत्र लिखते हैं। तो सेवा में यहाँ पे जो स्टार्टिंग होती है सीधा सेवा में से होती है। सेवा में यहाँ पर आएगा संपादक महोदय, क्योंकि आप सीधे संपादक को पत्र लिख रहे हैं, और उनका एड्रेस। जैसे अगर वो संपादक जो है वो दैनिक जागरण के हैं तो दैनिक जागरण, उसके बाद पता आ जाएगा। तो ये है प्रॉपर फॉर्मेट। तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे, अब तक आपने जैसे आपका अनौपचारिक पत्र थे उसमें आपने अपना पता लिखा और लेटर शुरू कर दिया। आपके औपचारिक पत्र आए, आपने अपना पता लिखा, उसके बाद आपने उनका भी पता लिखा, उसके बाद संपादकीय पत्र आए। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि आप संपादक को लिख रहे हैं। तो संपादक को लिख रहे हैं तो संपादक कहाँ के हैं आपको वो बताना होगा। तो संपादक महोदय, यहाँ पे समाचार पत्र या पत्रिका का नाम, उसके बाद पता, ये एक ही लाइन में आएगा पता, 3 लाइन में नहीं आएगा। तो यहाँ पर दैनिक जागरण, अगर आप मान लो दिल्ली से हैं तो दिल्ली, मुजफ्फरनगर से हैं तो मुजफ्फरनगर, हरियाणा से हैं तो हरियाणा। दिनांक, यहाँ पे आता है विषय कि आप किस चीज़ के कारण, क्या रीज़न है कि आप पत्र लिख रहे हैं। सेम महोदय, महोदया या फिर मान्यवर, आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं, यहाँ पे आएगा जो भी आपको विषय दिया गया होगा वो। तो आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं इस पर अपने विचार जनसाधारण तथा संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये तक यहीं से ही है, लाइन अगली नहीं चेंज करनी है। तो इन्होंने बता दिया है कि जनसाधारण यानी जो नॉर्मल लोग हैं उनका ध्यान, और जो संबंधित अधिकारी हैं उनका ध्यान मैं अपने इस प्रॉब्लम पे आकर्षित करना चाहता हूँ। कृपया मेरे विचारों को समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें। यहाँ पर आएगा आपका बीच का पैराग्राफ। इसके अंदर जनरली आप इसको 3 पैराग्राफ में बांटते हैं। सबसे पहले ये नॉर्मली इसकी लैंग्वेज फिक्स है, जैसे मैंने आपको लिख भी दी कि आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं, यहाँ पे आपको जो जिस भी विषय के बारे में बोला जाएगा आप वो विषय डालेंगे, पर अपने विचार जनसाधारण तथा संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता हूं। कृपया मेरे विचारों को समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें। तो ये बिल्कुल फिक्स है। उसके बाद आप जो भी आपको विषय दिया गया है, जो भी आपको परेशानी दी गई है, आप उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि दिक्कत क्यों हो रही है। अगर परेशानी नहीं दी गई है, कोई आपने कुछ उत्सव मनाया तो उसमें आपने क्या क्या मनाया, उसमें आपने क्या क्या किया। उसके बाद आता है इसका अंत। मेरा निवेदन है कि इस समस्या को आप एक विशिष्ट समाचार के रूप में, विशिष्ट समाचार का मतलब होता है एक्सक्लूसिव न्यूज़। एक्सक्लूसिव न्यूज़ का मतलब ऐसी न्यूज़ जो अभी तक किसी के पास नहीं है, सिर्फ आप ही डाल रहे हैं, मतलब आप थोड़ा सा उस पर ध्यान देकर विशिष्ट समाचार के रूप में अपने सम्मानित पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें। भवदीय, और यहाँ पे आएगा आपका नाम और पता। तो आप एक चीज देख सकते हैं, आपने इसके अंदर अपना पता नहीं लिखा। संपादकीय पत्रों में आप अपने नाम के नीचे अपना पता लिखते हैं। तो ये थे संपादकीय पत्रों के प्रारूप। अब हम आखिरी बात करते हैं प्रार्थना पत्रों का प्रारूप। ये आप बचपन से लिखते आए हैं अपने स्कूल में, तो ये आपको इतना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसे मैं आपको बोल भी रही हूँ कि ये आप पहले से लिखते हुए आ रहे हैं। सेवा में यहाँ पर आता है, अगर आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो श्रीमती प्रधानाचार्य जी या श्रीमान प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का नाम और जिस भी एरिया का वो विद्यालय है आप उसका लिखेंगे।
उसके बाद आप विषय देंगे और महोदय, महोदया या मान्यवर। इसके बाद आएगा आपका पत्र का पूरा विषय, आप जिस कारण से पत्र लिख रहे हैं। जैसे अगर छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो सविनय निवेदन यह है कि सेम वही बॉडी है जो आप पहले से लिखते हुए आ रहे हैं। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, यहाँ पर आपका नाम और जैसे आप लिखते हैं आपकी कक्षा, दिनांक। अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका अनुक्रमांक कितना है या आप कक्षा 8th A में है तो आपको यहाँ दोनों चीजें लिखना होगा। 8th A यानी सेक्शन भी लिखना होगा, आपको अनुक्रमांक दे रखा है तो अनुक्रमांक भी लिखना होगा। तो ये है आपका फॉर्मेट प्रार्थना पत्रों का। सेवा में से स्टार्ट होकर आप सबसे पहले अपने स्कूल का एड्रेस लिखेंगे और उसके बाद आपका पूरा पत्र लिखकर धन्यवाद से आप एंडिंग कर देंगे। तो ये थे आज की वीडियो में सबके प्रारूप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट फॉर टुडे।